जी, मेरे लिए हाँ जी। सबसे खुशी की बात है कि पर्यावरण के आवरण में मुझे बोलना पड़ रहा है गुरुजी के संदर्भ में कि मैं कई सालों से पर्यावरण पर बोल रहा हूँ और जिनसे मैं प्रेरित हुआ था ये गुरुजी विष्णु समाज के हैं जिन्हें मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। जो चीज़ मैं आज कह रहा हूँ यही चीज़ आज से 300 साल पहले हमारे गुरु महाराज ने कही थी कि किस तरीके से पर्यावरण हमारे लिए ज़रूरी है, किस तरीके से पर्यावरण में हम पल रहे हैं, किस तरीके से पर्यावरण हमारा साथ दे रहा है और किस तरीके से हम पर्यावरण को सबसे ज़्यादा दुष्प्रभावित कर रहे हैं। जिन चीज़ों से हमें रोका गया था, जो उपदेश हमें दिए गए थे, काश कि अभी तक हम उन्हें चालू रखते, लेकिन हम नहीं कर पाए। आज हमें महसूस हो रहा है कि जो कहा गया वो सब सत्य था। पर्यावरण का मतलब ही ये होता है कि हमारे आसपास का सारा माहौल ये पर्यावरण है। ये पेड़ पौधे जीव जंतु ये एक इकोसिस्टम है और इकोसिस्टम में हर प्रकार छोटे से छोटा जीव आकर के बड़े से बड़े पेड़ तक सारे पर्यावरण का हिस्सा है। इसको सबको हैबिटेंट कहा गया है। इसमें कोई भी छेड़छाड़ अगर हम करते हैं तो हमारा सारा संतुलन बिगड़ता है। अगर संतुलन बिगड़ता है तो हम भी बिगड़ते हैं। ये हमारी सोच की बात है कि सैकड़ों साल पहले ये कहा गया है कि जीव हत्या नहीं और पेड़ों को काटना तो सबसे ज़्यादा जघन्य अपराध कहा गया है। बात ये 5000 साल पहले 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि हम उसी पेड़ को काट रहे हैं और पेड़ जो है जो हमें सिर्फ देता ही है, कभी जिंदगी में लेता कुछ भी नहीं है। पेड़ ही ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने हमेशा दिया, हर उम्र में दिया। पेड़ की बीज से लेकर के तने से लेकर के फ्लावर्स तक सारी चीज़ है जो हमें कुछ ना कुछ देती है, लेती कुछ नहीं। पेड़ तो उनको भी छाया देता है जो उन्हें काटने के लिए आ रहे हैं। पेड़ तो उनको भी छाया दे रहे हैं जिनको काटने के लिए आ रहे हैं। पेड़ का नाश हमने प्रकृति का नाश कर रहे हैं। प्रकृति के बारे में हमारे गुरु ने फरमाया है कि अगर पेड़ बचाओगे तो प्रकृति को बचाओगे और प्रकृति को बचाओगे तो तुम्हारा सारा संतुलन बचा रहेगा, तुम बचे रहोगे। तो ये सारा पर्यावरण हमारे लिए एक हैबिटेंट बन चुका है। इसी का था, ना तो किसी जीव को मारने का हमें हक है, ना किसी पेड़ को काटने का हक है। पेड़ से चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने तो आप चलाया, मुझे पता चला तो ये 300 साल पहले हमारे गुरुओं ने शुरू की, हमारे गुरुजी ने शुरू किया था। कितनी बड़ी अचंभे की बात है जो रिलायंस पहले बताया गया था कि क्यों अकाल आ रहे हैं, क्यों ये सब भूकंप आ रहे हैं, क्यों ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ये कहा गया है हमारे इसमें पर्यावरण दाताओं ने बताया है कि अगर तुम नेचर से दूर जाओगे, अगर प्रकृति से तुम दूर जाओगे तो प्रकृति से दूर जाना प्रकृति के आक्रोश को बुलाना होता है। बड़े बड़े अकाल जो अकाल आए हैं, क्यों आए हैं? तो ये सारा है कि हम नेचर से दूर चले गए। इंग्लिश में एक कहावत है, यू केयर फॉर द नेचर विल केयर फॉर यू। अगर तुमने नेचर की केयर की है तो नेचर तुम्हारी केयर अवश्य करेगा। सेव द नेचर, सेव द इन्वायरमेंट। नेचर को बचाओ, इन्वायरमेंट को बचाओ तो अपने आप को बचाओ। तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि छोटे से छोटा जीव, हमें बताया गया है कि ये पर्यावरण में छोटे से छोटा जीव भी उतनी ही आवश्यकता रखता है, उतना ही जरूरी है जितना बड़े से बड़ा जीव। छोटे से छोटा पेड़ भी, घास भी, दरख्त भी, फूल भी, फ्लावर भी, ये सारे हमारे इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। एक बार इकोसिस्टम एक रोजरी की तरह है, एक माला की तरह है। इस माला से अगर एक भी मन का निकल जाता है तो माला टूटने का खतरा बना रहता है और उसके माला के सारे मन के बिखरने के चक्कर में रह जाते हैं। इस चीज़ को पहले महसूस कर लिया गया था। कहते हैं ये अकाल आएंगे, भूकंप आएंगे और ग्लोबल वार्मिंग। आज हम रो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के, आज हम परेशान हैं ग्लोबल वार्मिंग के। ये तो 300 साल पहले कह दिया गया था। वृक्षों को जलाने पर सबसे पहले हमारे गुरुजी ने रोक लगाई थी। हमारे गुरुजी ने ये उपदेश दिया था कि इस पे रोक लगाओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अब इतनी देर हो चुकी है कि हम कुछ भी करने में असमर्थ हैं। ऐसा विषय आ चुका है। लेकिन हम समझाने में तो कम से कम अगर उस उपदेश को लेके चलें तो आज भी समय है। ये न कहें फिर इतनी देर हो जाएगी कि बड़ी देर कर दी मेरे मेहरबान आते आते।
इतनी समय ग्लोबल वार्मिंग आपके सर पे सवार खड़ी हुई है, आपके सर पर आ चुकी है। कहते हैं समुद्रों, कभी नहीं कहते कि समुद्रों में बाढ़ आएगी, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग जो आदेश पहले दिए गए थे, पेड़ों को कटने से रोका गया था, क्योंकि उस समय भी ये कहा गया था कि ये जो जंगल हैं, ये जो पेड़ हैं, ये जो जंगल हैं, ये पृथ्वी की एक प्रकार की नेचुरल स्किन है। अगर किसी जीव की नेचुरल स्किन 75% उतार ली जाए, चमड़ी उतार ली जाए, तो क्या वो जीव बचेगा? नहीं बचेगा, वो जीव भी जाएगा और चमड़ी उतारने वाला भी जाएगा। कभी नहीं सोचा गया इस चीज़ पे, जीवों पे कभी नहीं सोचा गया। लेकिन अगर पृथ्वी एक जीव है, एक संपदा है हमारे लिए, उसकी 75% चमड़ी उधेड़ दी गई है। अब हम किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, किसको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं? ये सोच नहीं। इवन यूनेस्को ने भी कह दिया था कि हर कंट्री, हर देश अगर अपने आप को बचाना चाहता है, अगर अपने आप को लेना चाहता है, इकोनॉमिकली अगर हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं, बेसिकली बिजनेस में करना, हर फील्ड में अगर प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो अपने देश की संपदा कम से कम फॉरेस्ट को तो बचाओ, पेड़ों को तो बचाओ। ये ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हर कंट्री, एक मिनिमम मार्क दिया गया था कि हर देश कम से कम 30% फॉरेस्ट रखेगा, ज़रूरी है। नहीं तो कंट्री सर्वाइव नहीं कर सकता, देश सर्वाइव नहीं कर सकता। किसी पूजा पाठ से कंट्री नहीं चला करती, किसी देश से नहीं चला करती। कहता है कि ये सही पूजा है, ये विषयगत पूजा है, इनको रोको, जीवों को मरने से रोको और इनको मरने से रोको। ये चीज़ संदेश पहले दिए गए थे, लेकिन हम बहुत देर कर चुके हैं। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि 33% लैंड अंडर फॉरेस्ट होनी चाहिए। उस समय हमारे पास 30% फॉरेस्ट थे इंडिया में। हमने सोचा चलो 3% है, बढ़ा देंगे, 33 हो जाएगा। लेकिन अब ये फिगर आई है, नो, नॉट 33%, कम से कम हर देश में 40% लैंड अंडर फॉरेस्ट होनी चाहिए। तभी लैंड पर सब चीज़ सर्वाइव हो सकती है, लैंड की संपदा सर्वाइव हो सकती है, देश सर्वाइव हो सकता है, समाज सर्वाइव हो सकता है, व्यक्ति सर्वाइव हो सकता है। सेव द लाइफ कहा जाता है, सेव द इन्वायरमेंट, और सेव द इन्वायरमेंट मीन्स सेव द फॉरेस्ट, सेव द फॉरेस्ट मीन्स टू सेव द ट्रीज, सेव द लाइफ। ये तो हमारे गुरु ने सबसे पहले कह दिया था। आज हम रियलाइज कर रहे हैं, पर हम कर क्या रहे हैं? ये सबसे बड़ी बात है, ये सोचना है। और 33% लैंड अंडर फॉरेस्ट थी, तो उसके बाद अब कहा गया है नहीं, 33% से भी कोई कंट्री सर्वाइव नहीं होगा, कम से कम 40% होना चाहिए। लेकिन बड़े हैरानी की बात है, जब 40% फिगर दे दी गई, तो हमने दोबारा सर्वे किया, देखा कि हमारे देश में तो सिर्फ 22% है। बाद में सैटेलाइट सर्वे की और उसमें कहा गया कि देश झूठ बोल रहा है। इसके बाद 22 क्या, 18% लैंड अंडर फॉरेस्ट है। हाउ यू कैन सर्व? कहते अब नहीं बचाओगे तो फिर कब बचाओगे? ये सबसे बड़ी बात है। जो गुरुजी ने कह दिया था 300 साल पहले, तुम आज यूनेस्को तुम्हें कह रही है, यूएनओ तुम्हें कह रहा है, ये बातें तो कह दी गई थी। तब विश्नोई समाज का हम आभारी हैं कि उन्होंने सबसे पहले ये कदम उठाए। आज सबको प्रेरित कर रहे हैं इस कदम उठाने को। तो मुझे खुशी है कि मैं विश्नोई समाज के प्रांगण में बैठकर ये चीज़ कह रहा हूँ, इसको मैं रियलाइज करवा रहा हूँ। और मैंने बहुत रियलाइज किया, मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने अपने 10th के लेसन में विश्नोई समाज का नाम दिया कि ये 300 साल से काम कर रहा है। तो वही चीज़ है, और जिस रियलाइज को यूनेस्को ने समझाने की कोशिश की, उसको गुरुजी ने पहले समझ लिया था। आज हम क्या कह रहे हैं? तो उसका एक ही इलाज है, सिर्फ एक ही इलाज है कि पेड़ उगाओ और पेड़ बचाओ। खाली बचाओ नहीं, उगाओ और जड़ से लेकर के तने तक सब चीज़ की रक्षा करो। कि पेड़ पूरा का पूरा एक उपहार है और जीवित उपहार है। सबसे बड़ी बात है कि ये बचेंगे तो हम बचेंगे, ये नहीं बचेंगे तो हम नहीं बचेंगे। तो एक चीज़ मैं वार्निंग और कर रहा हूँ यहाँ बैठे हुए, हरियाणा और पंजाब ये वर्ल्ड में सबसे नीचे आ रहे हैं। 3.4% फॉरेस्ट, 3% लैंड फॉरेस्ट के अंदर है। उसके बाद सोशल फॉरेस्ट्री, मुझे ये कहना चाहिए क्योंकि ये वर्ल्ड भी सोशल फॉरेस्ट्री मैंने दिया है, लेकिन आज मैं
वैष्णवी समाज की बुक से पढ़ रहा था, ये वर्ड तो 300 साल पहले था, जिसे हम कहते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री, और सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब ये होता है कि हर प्रकार के पेड़ को बचाना। कहते हैं अपने ये पार्क भी, ये लॉन भी, ये सारे सोशल फॉरेस्ट्री में आते हैं। अगर ये भी बढ़ा दिए जाएं तो सोशल फॉरेस्ट्री वैष्णव समाज ने पहले कह दिया। ठीक है, ज़्यादा हो गया।